पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली ज़ुआन जो होता है उसे प्रैक्टिस रूम के अंदर आ चुका था, जहां आने के बाद उसकी फाइट उसके ही डिमोनिक ग्रुप के साथ हो जाती है, जहां उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। उसका डिमोनिक ग्रुप उसे पूरी तरह से डीमन बन जाने कह रहा होता है, लेकिन ली ज़ुआन तो खुद के ऊपर कंट्रोल बनाया था ताकि वो दोबारा से कभी भी डीमन ना बन सके। और इस चीज में वहां पर बाइचेन भी ली ज़ुआन की मदद करता है, जिस वजह से ली ज़ुआन वहां पर खुद पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। और बाइचेन की मदद की वजह से वहां पर उसका लॉयल्टी परसेंट बाइचेन के ऊपर बढ़ चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक सेट का सीन देखते हैं, जहाँ की जो क्वीन होती है वो अपने मिनिस्टर से कह रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर किस तरह का ऑफर लेकर आए हो, मुझे इस ऑफर पे बिल्कुल भी साइन नहीं करना। जो सुनकर तो सारे के सारे मिनिस्टर वहाँ पर जो खड़े होते हैं वो सभी घबरा जाते हैं। वो क्वीन से कह रहे होते हैं, हमें माफ कर दो, हमने तो लगा था कि अगर आप बाकी सेट से हाथ मिलाने का ऑफर साइन कर देती है तो इससे आगे चलकर हमारे सेट में जो परेशानियां आने वाली होंगी उन सभी को हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर नहीं पसंद है तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर शियाओ नाम की एक लड़की आती है, जो कि असल में यहाँ की एम्प्रेस है, लेकिन उसने अपने बदले उस क्वीन को वहाँ पर यहाँ का एम्प्रेस बना दिया होता है। शियाओ वहाँ पर आने के बाद दूसरी वाली एम्प्रेस से कह रही होती है, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी अच्छा एटीट्यूड है, बिल्कुल मेरी तरह, ऐसे तो तुम्हें कोई भी नहीं कह पाएगा कि तुम यहाँ पर असली एम्प्रेस नहीं हो। तब शियाओ को देखकर वो जो एम्प्रेस होती है उसके सामने ग्रीट कर रही होती है, उनसे कहती है, ये सारी चीजें तो आपकी वजह से ही हो पाई है, आपने ही मुझे यहाँ की पोजीशन दी, तभी तो मेरे अंदर धीरे धीरे करते हुए इतना एटीट्यूड आया है। अगर इससे आपको बुरा लगा तो मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिस पर शियाओ जो होती है उससे कहती है, अरे तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें यहाँ का एम्प्रेस बनाया है। तभी वहाँ पर उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। ये देखकर वो एम्प्रेस शियाओ से कह रही होती है, लगता है टाइम करीब आ रहा है, आपको जल्द से जल्द अपना इलाज करवाना होगा, अगर आपका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो आपके ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है वो आपके पूरी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको कोई ना कोई ऐसी जगह तो मिल ही जाएगी जहाँ पर जाने के बाद आपके ऊपर जो कर्ज लगा है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बस आपको उस जगह की तलाश करनी है। तभी सारी चीजें सुनकर शियाओ जो होती है अपने बचपन के टाइम को याद करने लगती है, जहाँ पर उसके फादर उसके पास आकर कह रहे होते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा और तुम्हारे अंदर जो वो कर्ज लगा हुआ है उसे भी निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसका इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से छोटी वाली शियाओ जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने फादर से कह रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में शियाओ जो होती है वो अपनी नाव पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि किसी ऐसी जगह की तलाश कर सके जहाँ पर जाने के बाद हो सकता है उसका कर्ज निकल जाए। दूसरी तरफ हम लुओली को देखते हैं, जो अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रहते हैं कि लुओली तो सच में यहाँ पर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन प्रिंस सभी से कहता है, हाँ मैंने माना कि लुओली ने अपनी पावर को बढ़ाया है, लेकिन उतनी ज्यादा पावर इसने नहीं बढ़ाया, इसे तो और ज्यादा पावर को बढ़ाना चाहिए था, जैसा कि ये कल्टीवेशन करती है इस वजह से इसके पास और ज्यादा पावर होनी चाहिए। ये देखकर तो बाइचेन भी हैरान था कि आखिर ये कैसे लोग हैं, एक दूसरे की यहाँ पर तारीफ करके उन्हें मोटिवेट भी नहीं करते, बल्कि तो यहाँ पर एक दूसरे का कॉन्फिडेंस ही गिराते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर बाइचेन का सेक्ट है, और उससे वहां पर आने के बाद लुओली का जो ऑरा था वो निकलकर आसमान में जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान रहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, और उसे लगने लगता है कि हो सकता है ये वही जगह हो जहाँ पर जाने के बाद उसका जो कर्ज है वो निकल सकता है, इसलिए वो उसी तरफ जाने का डिसाइड करती है। इधर बाइचेन की सिस्टम उससे कह रही होती है, मैंने आसपास किसी डिसाइपल को डिटेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसे अपने सेक्ट में शामिल करना होगा, और अगर तुम उसे 3 घंटे के अंदर शामिल नहीं करते हो तो इसके बदले तुम्हारे वापस से बाल सारे के सारे ले लिए जाएंगे। जो सुनकर तो बाइचेन दोबारा से गुस्सा हो जाता है। वो उससे कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो हर बार मुझे अलग अलग काम दे देती हो, हर बार जाके किसी रेड डिसाइपल को पकड़ कर यहाँ पर लाना पड़ता है। लेकिन जब उसकी सिस्टम कहती है, अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया तो इसके बदले तुम्हें एक सूत्रा पवेलियन दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल जगह और बहुत अच्छी जगह है। ये सुनकर तो वहाँ पर बाइचेन खुश हो जाता है और वहाँ पर जो डिसाइपल आने वाला है उससे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मान भी जाता है, जो कि डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही होने वाली है। जिसके बाद वहाँ से उसे डिसाइपल को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसे अपने सेक्ट में शामिल कर सके। इधर हम ज़ूशेन को देखते हैं, जो खुद भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो अपने सुप्रीम बॉडी की पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और जैसे वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था, जो बाहर निकलते हुए सीधा शियाओ की नाव से जाकर टकरा जाता है। और ये टकराहट इतनी खतरनाक थी कि इससे उसकी पूरी नाव वहाँ पर जलने लगती है और जलकर वो बाइचेन की सेक्ट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जब वहाँ पर वो नाव को गिरते हुए ली ज़ुआन और बाकी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो आसमान टूट गया, और आसमान टूट के सीधा यहीं पर आते हुए गिर रहा है, जिस वजह से सभी एकदम घबरा जाते हैं। जिसके बाद शियाओ की नाव सीधा उस सेक्ट से आकर टकरा जाती है और इस वजह से वहाँ पर जो छोटे मोटे घर बने थे वो भी टूट जाते हैं। ये देखकर तो हाओतियन भी घबरा जाता है कि अब वो कहाँ पर रहेगा, उसका तो यहाँ पर घर ही टूट गया। वो जैसे उस नाव के पास जा
जा रहा होता है उसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकलकर हाओतियान को वहां से दूर उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद वहां पर शियाओ आती है जो सभी से कह रही होती है आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे नाव के पास आकर उसके अंदर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। कोई भी ऐसा करेगा उसे मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाओतियान उससे कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, मैं वहाँ पर चोरी करने थोड़ी गया था, उल्टा तो तुमने मेरा यहाँ पर घर बर्बाद कर दिया। मैं उसे ही वहाँ पर देखने गया था और तुमने मेरे पर अटैक करके मुझे यहाँ से दूर फेंक दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश होने लगता है। ये देखकर तो ली जुआन को लगता है कि शियाओ ने यहाँ पर हाओतियान की जान ले ली है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। पूरे गुस्से के साथ वो शियाओ की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे यहाँ पे सबक सिखा सके। लेकिन शियाओ तो उसे 1 सेकंड में उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। ये देखकर तो अब प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो शियाओ से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर मेरे 2 दोस्तों को काफी बुरी तरीके से मारा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उस शियाओ के साथ फाइट कर सके। लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करके वहां पर शियाओ के सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वहां पर शियाओ की लकड़ी वाली स्वॉर्ड को भी तोड़कर उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जहां पर अब उस प्रिंस की वहां पर हालत खराब होने लग गई थी। शियाओ से कहती है तुम तो अभी यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर ही हो और तुम यहाँ पर क्या ही बिगाड़ लोगे, जरा अपनी औकात और ताकत देख कर ही सामने वाले से फाइट करना चाहिए। ऐसे ही किसी के सामने फाइट करने के लिए आ जाओगी तो तुम्हारी हालत ऐसे ही होने वाली है। लेकिन अब वहां पर हाओतियान और लुओली भी आ जाते हैं, जहां तीनों ने अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर शियाओ को सबक सिखा सके। ये देखकर शियाओ से कहती है तुम 3 आ जाओ या 30 क्यों ना आ जाओ, लेकिन तब भी तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन खैर क्या ही करूं, मैं चाहती तो तुम लोगों को यहाँ पर मार देती, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को मार कर कोई क्राइम नहीं करना चाहती, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर अपना बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने अब मिलकर शियाओ को पीटना शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर शियाओ से बदला ले सके। लेकिन शियाओ तो अभी यहाँ पर किसी को नहीं मारती, क्योंकि अगर उसने मारना स्टार्ट किया तो कोई भी यहाँ पर बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर है। इधर बायचैन ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो डिसाइपल कहाँ पर है जो कि उसके सेट में शामिल होने वाला है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है वो जो डिसाइपल है उसे तो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा मार रहे हैं, ऐसे ही मारते रहे तो वो तो वहाँ पर मारा ही जाएगा, इसलिए जल्दी से जाओ इसे बचाओ। ये सुनकर बादशाह भागते हुए अपने सेक्ट में आता है, जहाँ पर उसे सारे लोग शियाओ को पीटते हुए दिखाई देते हैं। वो उन सभी को रोकता है और उनसे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शियाओ यहाँ पर आकर हमारी मेहमान है और मेहमानों का इस तरह से स्वागत किया जाता है, ये मैंने सिखाया तुम लोगों को। जिसके बाद वो शियाओ को देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है। और जैसे वो उसे देखता है उससे पता चलता है कि ये तो एक एम्प्रेस है, जिसे देखकर तो वो भी हैरान था। साथ ही वहाँ पर शियाओ की पावर भी काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद बादशाह सभी से कहता है देखो यहाँ पर एम्प्रेस आई है जिसने हजारों माइल्स को ट्रेवल किया है बस यहाँ पर आने के लिए, और तुमने इनका ऐसा स्वागत किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर तो शियाओ भी एकदम हैरान रह जाती है कि अरे बादशाह को उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा, हो सकता है बादशाह यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बंदा हो जो मेरा कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तब प्रिंस शियाओ से कह रहा होता है तुम नहीं जानती कि हमारे मास्टर यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है, वो तो एक इमॉर्टल इंसान है जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद बादशाह सभी से कहता है जाओ और शियाओ की जो भी नाव खराब हुई है उन सभी को ठीक कर दो। और इतना कहने के बाद वो शियाओ को लेकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो उसे अपना पूरा सेक्ट दिखा रहा हो। जहाँ शियाओ जो होती है बादशाह से कह रही होती है आप तो एक इमॉर्टल है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अगर आपको पता है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उस चीज को खत्म करने के लिए। एक इमॉर्टल इंसान सारी चीजों का ज्ञान रखता है, वैसे ही आपके पास भी सारी की सारी चीजों का ज्ञान होगा और आपको पता होगा कि आखिर इस चीज को कैसे खत्म किया जाता है। ये देखकर तो बादशाह अंदर ही अंदर से घबरा रहा होता है कि आखिर मैं इससे कैसे बताऊं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कहीं का इमॉर्टल इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे अपनी बेइज्जती होते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर कैसे तैसे बहाना करके शियाओ का विश्वास जीतना होगा कि मैं एक इमॉर्टल इंसान हूँ, मेरे पास सारी चीजों का ज्ञान है, वरना तो यहाँ पर मेरी पोल खुल जाएगी कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और सारे के सारे डिसाइपल मुझसे भाग जाएंगे। इसलिए वहाँ पर एक आइडिया लगाता है और वहाँ से शियाओ को उसी प्रैक्टिस रूम के पास लेकर आता है, जहाँ लाने के बाद वो उससे कह रहा होता है इसके अंदर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे जो भी परेशानियां हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। ये देखकर शियाओ से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इमॉर्टल के पास हो, इस तरह की चीजें होती ही है। जिसके बाद वो वहाँ से उसके अंदर चली जाती है और जैसे वो अंदर जाती है बादशाह जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और खुद में कह रहा होता है जल्दी से मैं तालाब के पास जाकर लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, हो सकता है इससे मालूम पड़ जाए कि आखिर ये शियाओ यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। अब शियाओ जैसे इस प्रैक्टिस रूम के अंदर आती है वो जगह उसे काफी अजीब दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं, उसे देखकर तो वो भी हैरान रहती कि अरे उसके फादर यहाँ पर कैसे आए। उसका फादर उससे कह रहा होता है शियाओ मुझसे डर कर कहाँ भाग रही हो, मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझसे डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए जैसे कि बाकी तुम्हारे भाई बहनों ने मानी थी जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर खुद का ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई बहनों के अंदर उस ब्लड कर्स को डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, ताकि जब वो कर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर बड़े होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए तब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी की सारी पावर को अपने अंदर ले लूंगा, जिस वजह से मैं आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू कर
पाता हूँ। इसी तरह से तो मैंने तुम्हारे भाई बहनों को भी मार डाला और अब बारी तुम्हारी है। मैंने काफी सालों से तुम्हें बड़े होने का इंतजार किया ताकि जब तुम पूरी तरह से पावरफुल बन जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा। ये देखकर तो शियाओ काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो वहाँ पर स्वॉर्ड निकाल कर अपने फादर से कहती है आप फादर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर उसका फादर जो होता है उसके सारे अटैक को आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है बस इतनी ही सी पावर तुम्हारे पास है, इतना ही तुम कर सकती हो। मैंने तो सोचा था बड़ी होने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ गई होगी, लेकिन देखो तुम्हारे पास तो सच में कोई पावर नहीं है। जो सुनकर तो शियाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड सीधा अपने फादर के अंदर ही घुसा देती है, लेकिन तब भी उससे वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है देख लिया तुम्हारे और मेरे अंदर पावर का डिफरेंस, मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा पावर है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। मैं चाहूँ तो चुटकियां बजाते हुए तुम्हारी यहाँ पर जान ले सकता हूँ, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये देखकर तो शिया वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि वो यहाँ पर किसी जगह पर आकर फंस गई। उसे तो काफी टाइम से अपने फादर से अपना पीछा छुड़ा कर रखा था, लेकिन इस कमरे में आते साथ ही उसे वहाँ पर उसके फादर दोबारा दिखाई देने लग गए। लेकिन तब भी वहाँ पर इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती। लेकिन अब वहाँ पर उसके अंदर जो कर्ज डला हुआ था वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शियाओ का खुद की बॉडी के ऊपर से कंट्रोल ही हटते जा रहा था और उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि जिससे शियाओ खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तब ये देखकर बाइचन की सिस्टम उससे कहती है जल्दी से जाओ और वहाँ पर शियाओ को बचाओ, अगर पूरी तरह से उसका कर्ज उसके ऊपर हावी हो गया तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। देखकर तो बाइचन भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उस प्रैक्टिस रूम के अंदर आता है ताकि यहाँ पर आने के बाद शियाओ को बचा सके। लेकिन जैसे वो वहाँ पर शियाओ के पास आता है, शियाओ का तो खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। उसे लग रहा होता है कि उसके सामने उसका फादर खड़ा है और बाइचन को अपने फादर समझकर मारना शुरू कर देती है। ये देखकर तो बाइचन भी घबरा चुका था कि अरे यहाँ पर इससे हुआ क्या, मैं तो इसे बचाने के लिए आया था, उल्टा तो ये मेरे पर ही अटैक किए जा रही है। जिसके बाद शिया बाइचन को देखकर कह रही होती है आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हारी यहाँ पर जान लेकर ही रहूंगी। तब बाइचन की सिस्टम उससे कहती है शिया तो तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, वो बहुत गुस्से के साथ तुम्हारे पास आकर तुम्हें पर अटैक करने वाली है। तुम्हारे तो यहाँ पर लग गए, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैंने वहां से दरवाजा बंद कर दिया है। जब तक तुम अच्छी तरह से मार नहीं खाते हुए शिया का खुद की बॉडी पे कंट्रोल हासिल करने में मदद करोगे तब तक तुम यहाँ पर से नहीं जा पाओगे। ये देखकर तो बेचारा बाइचन वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया होता है कि वो यहाँ पर किस मुसीबत में आकर फंस गया। जिसके बाद शिया पूरे गुस्से के साथ बाइचन की तरफ ही बढ़ रही होती है, जहाँ पर उसका गुस्सा तो देखने लायक था। और जैसे जैसे वो गुस्सा कर रही है उतनी उतनी ज्यादा वहाँ पर बाइचन की फट रही होती है कि यहाँ पर वो कैसे बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर उतनी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ पर शिया का मुकाबला कर सके। और उस बेचारे को वहाँ पर शिया से मार खानी पड़ती है, जहाँ आप देखते ही देखते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो वहाँ पर अपनी सिस्टम की पावर वाला कार्ड निकाल कर शिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि शिया ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके उस कार्ड को भी वहाँ पर फाड़ दिया था, जिस वजह से बाइचन पूरी तरह से फंस गया होता है और उसके पास अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो बस चिल्लाया जा रहा होता है कि कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पर मर गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।